हेलो डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू देव क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, देखिए हम लास्ट लेक्चर में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़े थे। और बेटा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो आपने सीखा है अभी तक, उसमें आपने कुछ क्वेश्चंस और कुछ आपने एग्जाम्पल्स वगैरह जो सीखे थे, उसके भी आप पर आपको एपी के बारे में जितना समझ में आया उससे थोड़ा सा आज आगे चलते हैं, जिसमें हम आज आपको सिखाना चाहता हूं मैं आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की प्रॉपर्टीज। द प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। देखिए आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का आपने 10th क्लास में सीखा है, 11th क्लास में भी आप सीख रहे हैं इसको, आईआईटी में भी आप इसको ध्यान रखना है। तो ये कंप्लीट तरीका आपको समझ में आना चाहिए। देखो एपी में होता क्या क्या है, ठीक। तो यहाँ पर बेटा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की कुछ प्रॉपर्टी जो होती है उनके बारे में ध्यान देना है बहुत बढ़िया से। देखिए क्या होता है बेटा, इफ a1 a2 a3 an-1 an, अगर ये एपी को रिप्रेजेंट करते हैं नंबर, देखिए नंबर एपी में है, हुज कॉमन डिफरेंस इज डी, अगर इनका कॉमन डिफरेंस हम डी एज्यूम कर लेते देन उसके बाद ध्यान देना बेटा, यहाँ मैंने कुछ प्रॉपर्टी पहले से ही लिखा है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आप समझना, इफ ए कांस्टेंट एडेड टू ईच टर्म ऑफ एन एपी द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज आल्सो एन एपी। देखिए बेटा ये एपी था आपके पास, एपी की अगर सभी टर्म के साथ कोई कांस्टेंट नंबर आप ऐड करते हो तो नई जो सीक्वेंस निकल के आएगी बेटा वो रिजल्टिंग सीक्वेंस भी एपी होगा। दिस माइनस दिस करेंगे के कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस माइनस दिस करेंगे के कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस माइनस दिस करेंगे के कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा नया कॉमन डिफरेंस आपका बेटा डी के इक्वल ही आएगा। क्लियर है। सेकंड केस अगर हम करते हैं, इसमें सभी टर्म के साथ अगर आप कोई कांस्टेंट वैल्यू बेटा सब्ट्रैक्ट कर देते हो, क्या कर देते हो, सब्ट्रैक्ट कर देते हो, तो तब भी सीक्वेंस हमारी एबी फॉर्म करेगी। क्या फॉर्म करेगी बेटा, एबी फॉर्म करेगी। एबी अगर फॉर्म करती है तो उसका कॉमन डिफरेंस भी डी ही आएगा। दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, आप दिस माइनस दिस करेंगे तो कॉमन डिफरेंस चेंज नहीं हुआ है। दोनों प्रॉपर्टी में कॉमन डिफरेंस चेंज नहीं हुआ है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहलाता है, अगर मैं सभी टर्म के साथ कोई कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई कर देता हूं तो यहां पर जब बेटा मल्टीप्लाई में के दिखाई देगा आपको, क्लियर है। तो कॉमन डिफरेंस जब निकालोगे दिस माइनस दिस करके, तो आपको पता है वहां से कांस्टेंट एक एक्स्ट्रा के फालतू में कॉमन आएगा, जो एक्स्ट्रा के होगा वो डी टाइम्स ऑफ के देगा आपको कॉमन डिफरेंस, इसलिए हमारा अब कॉमन डिफरेंस चेंज हो गया। रिजल्टिंग सीक्वेंस इज आल्सो एन एपी। डिवाइड करते हैं बेटा, अगर हम सभी टर्म को किसी कांस्टेंट नंबर से डिवाइड करते हैं तब भी हमारे पास एपी ही आएगा, लेकिन कॉमन डिफरेंस में यहाँ चेंज हो जाता है, वो डी डिवाइडेड बाई के कहलाएगा। जो गिवन एपी था उसका कॉमन डिफरेंस अगर डी है तो ऐड करने पर, सब्ट्रैक्ट करने पर नया कॉमन डिफरेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। थर्ड केस क्या कहता है, अगर हम इनके साथ कांस्टेंट नंबर कोई मल्टीप्लाई करते तो हमारा कॉमन डिफरेंस बेटा उसी कांस्टेंट के मल्टीपल में आएगा। क्लियर है। डिवाइड करने पर क्या होगा, वो डिवाइड फॉर्म में आएगा, तो डी बाई के। क्लियर है। तो ये चार प्रॉपर्टी, आपको फोर प्रॉपर्टी आपने एपी में देखा है बेटा, इन फोर प्रॉपर्टी को आप समझिए, इनको ध्यान से याद कर लेना। क्लियर है। इसके बाद में फिफ्थ प्रॉपर्टी आपको एपी में समझाता हूं। देखिए ध्यान देना बेटा, एपी की सभी टर्म को आप द रेसिप्रोकल ऑफ ईच टर्म ऑफ एन एपी इज कॉल्ड हार्मोनिक प्रोग्रेशन, इज कॉल्ड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। एपी की सभी टर्म को अगर आप रेसिप्रोकल में लिख देते हो वो बेटा एक नई प्रोग्रेशन बन जाती है, जिसको हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ध्यान रखना है, एपी की सभी टर्म को आप रेसिप्रोकल में लिख देंगे तो बेटा वो क्या कहलाएगा, आपका हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहलाएगा, वो एपी नहीं रहेगा। तो ये आपके लिए एक बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी ऐड हो जाती है। क्लियर है। तो इससे यहाँ पर एक नई प्रोग्रेशन आपके सामने आती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से हटके एक नई प्रोग्रेशन कहलाती है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जो आपका रेसिप्रोकल ऑफ एपी कहलाता है। रेसिप्रोकल ऑफ एपी को आप हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहेंगे, इसलिए इस बात को याद रखना बेटा। क्लियर है। नेक्स्ट आपको प्रॉपर्टी पर ध्यान देना है, सिलेक्शन ऑफ टर्म फ्रॉम रेगुलर इंटरवल इन एन एपी इज ऑल्सो रिप्रेजेंट एपी। देखिए बेटा इस एपी से अगर कभी रेगुलर इंटरवल से कोई टर्म मैं सेलेक्ट करता हूं, जैसे मैंने एक एक टर्म छोड़ करके a1 a3 a5 एक एक टर्म छोड़ करके मैंने रेगुलर इंटरवल से अगर कोई नंबर टर्म यहां से सेलेक्ट किया तो वो नई जो एपी आएगी निकल के, उसका कॉमन डिफरेंस हमने एक एक टर्म छोड़ दिया
तो बेटा आपका एक डी एक्स्ट्रा आएगा, ठीक है। 2 टर्म्स अगर आप उसमें छोड़ करके उठाते हैं तो बेटा आपको 3d आएगा। क्लियर है, कॉमन डिफरेंस पे इफेक्ट पड़ेगा। क्लियर, कोई दिक्कत, ये एपी ही फॉर्म करेगा। सिलेक्शन ऑफ टर्म फ्रॉम द रेगुलर इंटरवल इज आल्सो फॉर्म एन एपी। एपी में कॉमन डिफरेंस पे इफेक्ट पड़ रहा है। क्लियर है, अगर आप एक एक टर्म छोड़ते तो डी कितना आएगा, डबल हो जाएगा। 2 टर्म छोड़ते तो बेटा डी कितना आएगा, 3d आ जाएगा। क्लियर है, अगर आप उसमें से 5 टर्म छोड़ करके सिलेक्ट करते हो तो बेटा 6d कॉमन डिफरेंस कहलाएगा। जितनी टर्म आप छोड़ करके उठाओगे उतने ही जो है ना उससे एक ज्यादा डी कहलाएगा। क्लियर, तो ये प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। क्लियर, नेक्स्ट प्रॉपर्टी को ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है बेटा एपी की। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ चुके हैं इसके ऊपर। देखिए, द सम ऑफ टर्म फ्रॉम द इक्विडिस्टेंस ऑफ बोथ एंड इज ऑल्सो सेम। ध्यान से देखना बेटा, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जो सम आएगा, सेकंड टर्म और सेकंड लास्ट का जो सम आएगा, थर्ड टर्म और थर्ड लास्ट का जो सम आएगा, वो हमेशा सेम कहलाएगा। एक कांस्टेंट वैल्यू निकल के आती है, ये हमेशा बेटा आप एपी की फर्स्ट टर्म जानते हो, ये अगर आप उसके अनेक टर्म लिखोगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसी तरह सेकंड टर्म और सेकंड लास्ट को अगर आप लिखोगे, इन सब की वैल्यू निकालोगे बेटा, वो एक सेम वैल्यू निकल के आती है। उसको आपको ध्यान रखना है, जिसे आप कहेंगे 2a प्लस के एन माइनस 1 इंटू डी। देखो a आएगा यहां से, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आएगा यहां से, तो ये आपका कहलाता है सम ऑफ दिस वन। क्लियर है, तो बेटा आप इस बात को ध्यान रखिए, कांस्टेंट वैल्यू हर एक के लिए सेम होगी। क्लियर, ये एपी की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कहलाती है। एक प्रॉपर्टी इसमें ध्यान देना है, इफ ए बी सी आर इन एपी, तो आपको पता है दिस माइनस दिस कॉमन डिफरेंस कहलाएगा। क्लियर है बेटा, दिस माइनस दिस कॉमन डिफरेंस कहलाएगा। बी को आप इधर लेकर के आएंगे 2b इक्वल टू ए प्लस सी, और b इक्वल टू कितना आ गया, a प्लस सी बाई 2, जिसको हम अर्थमेटिक मीन क्या कहेंगे बेटा, ऐसे अर्थमेटिक मीन। दो नंबरों के बीच में जो नंबर बैठा होता है एपी में बेटा, वो उसका अर्थमेटिक मीन कहलाता है। जब भी कभी आप देखोगे इस तरह से नंबर आएंगे तो उसे आप अर्थमेटिक मीन बोलेंगे। क्लियर है, दो नंबरों के बीच का नंबर क्या कहलाएगा, उनका अर्थमेटिक मीन। जैसे दिस और दिस, ये वाला क्या कहलाएगा, इन दोनों का अर्थमेटिक मीन। इसी तरह से कभी भी एपी में 2 टर्म्स के बीच वाली टर्म उनका अर्थमेटिक मीन कहलाता है। क्लियर है, तो बेटा इस तरह से इन 8 प्रॉपर्टी को आप एपी में याद कर लीजिए बेटा, इससे बाहर कोई प्रॉपर्टी आपको परेशान नहीं करेगी। तो आपको ध्यान रखना है, एपी की ये 8 प्रॉपर्टीज आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, कभी भी क्वेश्चन में काम आ सकती है। ध्यान रखना है, आईआईटी में यही बातें याद रखने वाली बातें, छोटी छोटी बातें आपको माइंड में परफेक्ट क्लिक होनी चाहिए। तो जब प्रॉपर्टी माइंड में सारी होगी तो आप हर तरह के क्वेश्चन बेटा अटेम्प्ट कर सकते हो, कभी भी कोई भी प्रॉपर्टी लग सकती है। तो मैं समझता हूँ इसको अच्छी तरह से नोट कीजिए, फिर मैं नेक्स्ट आपको आगे कुछ इसमें एपी में नया सिखाता हूँ। हाँ तो बच्चों देखो, इसमें एपी में एक अच्छी सी एग्जाम्पल कर लेते हैं। यहाँ पर इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 2 एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म इज 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स, देन फाइंड द 20th टर्म एंड ऑल्सो सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स। देखिए बात को ध्यान से समझना है, किसी एपी की फर्स्ट टर्म आपको बेटा गिवन है, सॉल्यूशन क्या कहता है, ए आपको पता है, डी आपको नहीं मालूम है, तीसरा क्या कह रहा है, एन की वैल्यू बेटा आपको 20 दे रखी, तो 20 की बात कर लेते, किसी की भी बात कर सकता था, वहां तक की बात कर लेते। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। यहां से आपको ए एन पूछा है, एस एन भी पूछा है। क्लियर है, बात ध्यान रखना है, 5 स्टार के अकॉर्डिंग करोगे तो बेटा क्वेश्चन समझ में जल्दी आ जाता है। तो याद रखना है, मेरा फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस मेरे पास नहीं है, एन 20 यहाँ पर यूज किया गया, 20 कर लेते, 30 का 30, जो भी कहता है उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको nth टर्म भी पूछा गया है और बेटा सम ऑफ द n टर्म भी पूछ गया है। तो यहाँ पर अगर आपको जो भी आपसे फाइंड करवाना है उसके बारे में ध्यान देना है। क्लियर है, तो मेरे को सम ऑफ द n टर्म चाहिए, सम ऑफ nth टर्म भी चाहिए, कॉमन डिफरेंस भी चाहिए, तो वो आएगा कैसे। कुछ कंडीशन गिवन है यहाँ पर, वो क्या गिवन है, फर्स्ट 5 टर्म A5 इक्वल टू 1/4 ऑफ नेक्स्ट 5। मैंने बड़ी सिंपल तरीके से लिखा है,
क्योंकि देखो बेटा, आपको फाउंडेशन को थोड़ा मजबूत करना है। सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स। क्लियर है? द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म इज इक्वल टू इज 1/4 ऑफ द सम ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स कहलाएगा। क्लियर है? अगर ये गिवन है तो मेरे हिसाब से आप ध्यान रखना, इसको आप इधर ले जाओ बेटा, मैं से S5 कह सकता हूं। क्या कह सकता हूं? S5। चलो मैं आपको सिंपली वो तरीके से लेके चलता हूं। इक्वल टू, क्लियर है? तो यहां पर ध्यान देना बेटा, थोड़ा सा गलत लिखा हुआ था, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? तो ये फर्स्ट 5 टर्म है, दिस वन। तो यहां पर क्या है? A6, A7, 8th टर्म, 9th टर्म और ये बेटा 10th टर्म। क्लियर? ये फर्स्ट टर्म से 5 टर्म तक है, ये आपका 6 से लेकर के 10 तक है। मैंने इसमें क्या किया बेटा, ध्यान से देखो, इसको मैंने ऐड किया। ये फर्स्ट तरीका आपको ध्यान देना, मैंने इस साइड में भी ऐड कर दिया। बोथ साइड में मैंने देखो बेटा इतनी वैल्यू ऐड किया है, तो ये बन गया क्या? 5 टाइम्स ऑफ S5। और ये पूरा का पूरा क्या बन गया बेटा? S10। क्या बन गया ये? S10। 1 से लेकर 10 तक आपके पास टर्म आ गए। क्लियर है? तो इसे कहा जाएगा 5 टाइम्स ऑफ S10। क्लियर है? तो इस तरह से, या फिर हम इसको एक बार और ध्यान से देखना, जो ये वैल्यू गिवन थी, इसको थोड़ा सा आप ध्यान दे तो इसको ऐसे लिखा जा सकता था, सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म का मतलब होगा S10 माइनस के S5। कोई प्रॉब्लम? तो बेटा यहां से 4 इधर जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ S5 इज इक्वल टू S10 माइनस के S5। ये इसके साथ मिलकर के 5 टाइम्स ऑफ S5 इज इक्वल टू S10। देखो वही इक्वेशन आ गई कि नहीं? तो कंपटीशन में ध्यान रखना होता है, कुछ चीजें आपको इस तरह से पढ़नी पड़ेगी। तो आपको फर्स्ट 5 टर्म का सम की बात कर रहा है, 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म, तो उसको क्या लिखेंगे? S10 माइनस के S5। तो वही वैल्यू आ गई। और आपको पता है बेटा, 5 टाइम्स ऑफ 5/2 इंटू 2A प्लस के 5 माइनस 1 इंटू D और इक्वल टू बेटा 10/2 ऑफ द 2A प्लस के 10 माइनस 1 इंटू D। तो क्या इससे हमारे पास D नहीं आ जाएगा? बहुत से बच्चे गलती करते हैं, A1, A2, A3 सब की वैल्यू रखते हैं, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D एंड सो। इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती बेटा, कैलकुलेशन को थोड़ा समझना होता है। क्लियर है? तो यहां से क्या मिला आपके पास? इस 2 से 2 कैंसिल, इस 5 से 10 कैंसिल। क्लियर है? तो ये मिला क्या? 2A, यहां से 2A, तो कितना हो गया बेटा? 10A। 5 इंटू 4 20D इज इक्वल टू 4A इंटू 9 में आएगा तो 18D। कोई प्रॉब्लम बेटा? इन दोनों को एक साथ कीजिए, ये वाला नंबर इधर आ जाएगा 6A इज इक्वल टू माइनस के 2D। तो D की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 3A, माइनस का 3A। देयरफॉर बेटा -3 इंटू 2 इज इक्वल टू -6। तो बेटा देयरफॉर D की वैल्यू -6 आई हमारे पास। एक तो आंसर यही है कि हम इसमें कॉमन डिफरेंस पूछ सकते थे, क्योंकि कॉमन डिफरेंस ही नहीं है। कंपटीशन में यही बात छोटी सी बन सकती है आपकी। तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है तो पहले इस बात को समझना है। 5 स्टार की हेल्प लीजिए बेटा, ज्यादा बेहतर होगा। तो आप इन बातों को ध्यान रखेंगे। जब मेरे पास देखिए बेटा, अब तो आपको सब कुछ पता है। ये तीनों वैल्यू अगर आपके पास कंप्लीट होती है तो आपको पता है बेटा, आप इन दोनों वैल्यू को फॉर्मूले से फाइंड कर लेते हैं। मुझे उम्मीद है अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपको पता है, यहां पर मैं इस क्वेश्चन को यहीं खत्म कर देता तो ज्यादा बेहतर है। तो बेटा आपके पास D की वैल्यू कितनी आएगी? -6। तो इसके हिसाब से आप यहां पर A20 फाइंड कर सकते हैं, S20 फाइंड कर सकते हैं।
मुझे उम्मीद है किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर है? तो बेटा डी की वैल्यू क्या पुट कर दोगे, -6। तो उम्मीद है, और ए की वैल्यू क्या है आपके पास 2, किसी को कोई ऐतराज नहीं है, आंसर अपने आप के आ जाएंगे। इस क्वेश्चन को बेटा इसलिए फटाफट नोट कीजिए, फिर मैं आपको एक नया क्वेश्चन और देता हूं। तो बेटा इसको कैलकुलेट कर लेना, आप उस साइड को देखते रहना और उसको कैलकुलेट करते रहिए, तब तक मैं एक नया क्वेश्चन और आपके लिए लिख देता हूं। इफ, देखिए बेटा ध्यान देना, एपी में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, एपी में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, इसलिए आप करेंगे तो एक्सरसाइज को बहुत समझ में आएगा, इसलिए ध्यान देना है। हमारे पास यहां पर क्या है, इफ pH term of an AP is 1/Q and QH term of same AP is 1/P, then the sum of PQ terms is 1/2 PQ plus 1। क्लियर है? तो बेटा यहाँ पर कुछ इस टाइप का एक क्वेश्चन होता है, ध्यान देना। अगर किसी एपी की पीएच टर्म 1/Q दे रखा है, क्यूएच टर्म 1/P दे रखा है, देन सम ऑफ द PQ टर्म्स इज समथिंग, ये है ये आपका एनसीईआरटी का एक अच्छा क्वेश्चन होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन देखो, ये कंपटीशन में भी आया हुआ है, ध्यान रखना बेटा। क्वेश्चन कुछ नहीं, देखो टेंशन लेने वाला कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें, बहुत सिंपल सी बात है, आप ध्यान दे। तो हमारे पास ए पी दे रखा है कितना, 1/PQ, जिसको आप लिख सकते क्या है, देखिए ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/Q। ए क्यू कितना दे रखा है, सिंपल सी बात है, जब तक आप इसे सोल्व नहीं करेंगे इक्वेशन को, ए और डी की वैल्यू नहीं मेरे पास होगी। 5 स्टार के हिसाब से ए चाहिए, डी चाहिए, दोनों चीजें मेरे पास नहीं है, तो बेहतर है, इसलिए मुझे काम करना पड़ेगा। यहां से माइनस करूंगा तो बेटा ये क्या हो जाएगा, 0, और दिस माइनस दिस करूंगा तो p माइनस क्यू, और 1 से 1 कैंसिल, d इक्वल टू 1/Q माइनस 1/P। तो बेटा यहां एलसीएम लेकर के क्या बन गया, p माइनस क्यू अपॉन PQ। इस वैल्यू को आप इससे कैंसिल कर सकते हैं, देयरफॉर d इक्वल टू आ गया 1/PQ, एक वैल्यू निकल के आ गई। कंपटीशन में जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, ये बात भी काम आ जाएगी। 11th एंट्रेंस में ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए बेटा, इसलिए ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आपका यहां से जब डी आ गया, ए प्लस के पी माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/Q, फर्स्ट इक्वेशन में रख दिया, तो ये वैल्यू यहां मिल करके क्या होगी, दिस इंटू दिस करूंगा तो 1/Q बचेगा बेटा, माइनस के 1/PQ इक्वल टू 1/Q, और आपको साफ साफ पता है, इसको आप कैंसिल कर सकते हो, देन ए इक्वल टू 1/PQ। तो बेटा ये भी वैल्यू उतनी आ गई, दिस इज इक्वल टू डी। कोई डाउट हो तो बता दीजिए, क्लियर है? तो ए और डी दोनों वैल्यू सेम है। अब मुझे उम्मीद है अगर कोई स्टूडेंट देखे हमारे लेक्चर, पहले लेक्चर से लेकर के चल रहा है, उसे प्रॉब्लम नहीं आनी है। अब आपको an फाइंड करवाए या sn फाइंड करवाए, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो बेटा आपको पता है, यहाँ पर sn पूछा है तो sn फाइंड कर देंगे, an कहता है तो an फाइंड कर देंगे। तो देयरफॉर spq इक्वल टू pq डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a, pq माइनस 1 इंटू डी, और आपको पता है दोनों वैल्यू सेम है, ये दोनों वैल्यू क्या है बेटा, सेम है। तो आप इसको a को कॉमन ले सकते हैं, तो चलो मैं करके ही दिखा देता हूं। तो उम्मीद है ये दोनों में से एलसीएम आकर के PQ को कैंसिल आउट करेगा, क्लियर है? तो बेटा यहां से क्या मिला आपको, PQ अपॉन 2 इंटू PQ, तो यहां 2 प्लस के PQ माइनस 1, और आपको पता है एक 1 से बन जाएगा, ये से कैंसिल, तो आंसर यही आ गया आपका। तो दिस वन इक्वल टू क्या बन गया बेटा, इसलिए SPQ इक्वल टू हाफ ऑफ PQ प्लस 1, ये आपका आंसर कहलाएगा।
बहुत सिंपल। देखो मेरा कहने का मतलब ये है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ना है अगर बेटा, तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री है 5 स्टार को यूज कीजिए। क्वेश्चन को पहचानिए, इसमें ना मेरे पास फर्स्ट टर्म है, ना इसका कॉमन डिफरेंस है, ना नंबर ऑफ टर्म के बारे में चलो एक बार को मान भी लेता हूं, एन की वैल्यू मेरे पास क्या दे दिया, पी क्यू दे दिया। तो इस तरह से मेरे पास कुछ वैल्यू गिवन है, उन इक्वेशन का अगर हम यूज करेंगे तो पहला काम मेरा बेटा डी ए वगैरह फाइंड करने की जरूरत थी, तो वो वैल्यू फाइंड करने के बाद फिर मुझे कुछ भी फाइंड करवाएगा। ये एक तरीका होता है, क्वेश्चन रटने से बेहतर है तरीका करना आना चाहिए। और बेटा जब आप किसी क्वेश्चन को 2-3 बार प्रैक्टिस में करके रखते तो एग्जाम में आंसर भी डायरेक्ट याद आ जाता है। वही बस बच्चों की कंपटीशन क्वालिफाई करने के एक अच्छे चांसेस कहलाते हैं। ये नहीं कि क्वेश्चन आपने कभी किया ही नहीं और वहां पर ऐसे ही टेक्निक लगा दोगे, ऐसा कभी नहीं होता। कोई भी क्वेश्चन बेटा याद करने का तरीका ये होता है, यही क्वेश्चन आप देखेंगे आपको एनसीईआरटी में मिलेगा, लेकिन यही क्वेश्चन आपको कंपटीशन की हर बुक में मिलेगा, यही क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिलेगा, यही क्वेश्चन आपको हर कंपटीशन की बुक में मिलेगा। कोई ऐसी बुक नहीं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर लिखा गया जिसमें दोनों क्वेश्चन नहीं होते। क्योंकि देखो बेटा बेसिक क्वेश्चन से ही कंपटीशन बना है, अगर बेसिक क्वेश्चन को थोड़ा सा प्रैक्टिस में रखेंगे तो आप थोड़ा स्पीड में जल्दी क्वेश्चन हो जाता है। तो दोनों क्वेश्चनों को आप याद कीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताता हूँ।